हेलो फ्रेंड्स, मिल्लत आईएएस में आप सभी का वेलकम है। करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के 14th सेशन में मैं कनीज फातिमा आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे हम लोगों को पता चले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है सेशन। प्लीज़ हमारे मोराल को हाई रखें। हम कमेंट बॉक्स के कमेंट्स हमारे लिए बूस्टर का काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आइए आज का हम लोग अपना 14th सेशन करंट अफेयर्स का शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन है आज, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अभ्यारण्य दिए हुए फ्रेंड्स, फिर से देखिए ये क्वेश्चन आया है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस क्षेत्र में क्या है और किस लिए न्यूज में है। ये प्लीज जरूर से याद रखें और ध्यान में बसा लें उसे। राज्य और क्षेत्र, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं है, तो अगर 3 नहीं है तो 3 वाला कैंसिल हो गया। कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में नहीं है, या फिर देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। तो कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो आई थिंक देखिए, देखिए ये कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में नहीं है, और ये देहिंग पटकाई तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डी हम लोगों का आंसर होगा। ये डी है, क्योंकि इसका एक भी मैचिंग सही नहीं है। नेत्रावली गोवा में है, कृष्णा व देहिंग पटकाई असम में है, नाम से भी पता चल रहा है फ्रेंड्स। तो ये देखिए डी हमारा एक भी सुमेलित सही नहीं था। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम के डिब्रूगढ़। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में बोला भी था डिब्रूगढ़ और भी किसी चीज के लिए फेमस है, बट आप लोगों ने कमेंट में आंसर नहीं दिया है। तो किस चीज के लिए फेमस है वो आप लोग सर्च करेंगे। और तिनसुकिया जिलों में स्थित है और 111.19 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जिसे हम लोग बोलते हैं 42.93 वर्ग मील वर्षा वन क्षेत्र को कवर करता है। इसे जून 2004 को एक अभयारण्य घोषित किया गया। ये सेम क्वेश्चन, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने पहले भी सेशन में आप लोगों को दिया है। अभयारण्य घोषित किया गया था। यह अभयारण्य देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, देखिए एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है, ये भी बताया था मैंने। अतः युग में एक सुमेलित नहीं है। कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना का नहीं है, भारत में आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है तेलंगाना, जो कि अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग है। यह अभयारण्य आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव वेटलैंड का एक हिस्सा है। वेटलैंड मीन्स फ्रेंड आर्द्र भूमि, और कृष्णा डेल्टा के तटीय मैदान में स्थित है तथा आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गुंटूर जिलों में फैला हुआ है। दूसरा भी गलत हो जाता है। तीसरा है नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य, ये पूर्वी गोवा में है फ्रेंड्स। कितनी बार मैंने ये चीज आप लोगों को बताया है कि ये पूर्वी गोवा नेत्रावली है, पूर्वी गोवा में है, के सुंगुम तालुका में काली नदी के बेसिन में स्थित है। इसके उत्तर में भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य और दक्षिण में कोटी गांव, देखिए ये दोनों क्वेश्चन बार बार आते हैं, स्थित है, इसलिए ये भी तीसरा भी सही नहीं है। देखिए तीसरा भी सही नहीं है, तो तीनों मैचिंग गलत थे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशन ट्विस्ट और बॉन्ड यील्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन फ्रेंड्स। ऑपरेशन यील्ड ट्विस्ट अभी न्यूज में रहा है, आरबीआई के द्वारा कुछ किया गया। आइए देखते हैं। केंद्रीय बैंक ऑपरेशन ट्विस्ट से ऋण पत्र पर ब्याज दर निर्धारण करती है। ऑपरेशन ट्विस्ट को पहली बार वर्ष 1995 में जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया था। बॉन्ड यील्ड बॉन्ड पर रिटर्न मिलने वाली धनराशि है। कौन सा कथन सही है हमें बताना है। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों ये जो ऑपरेशन है, सॉरी ऑप्शन है 1 and 2, 1 and 3, केवल 1 और उपरोक्त सभी। तो एक फ्रेंड्स ऑपरेशन ट्विस्ट है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए बता दिया था कि ये केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। दूसरा है ये ट्विस्ट को पहली बार 1995 में जापान, क्या ये बात है,
को मजबूत करने के लिए किया गया था? ऐसा कुछ नहीं है। बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड पर रिटर्न मिलने वाली धनराशि। बॉन्ड यील्ड, एक बॉन्ड पर रिटर्न, जैसे कि अगर 1000 रुपए का आपने बॉन्ड खरीदा है तो उसमें आपको सरकार जो 10% या फिर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लिखा गया जाएगा वो उस पत्र में, उसमें जो 10% आपको दिया जाएगा इंटरेस्ट के रूप में, उसी ही हम लोग बॉन्ड यील्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये वो हो गया। और ये ऑपरेशन ट्विस्ट है। तो ये दोनों तीन बिल्कुल सही है, 1 and 3। देखिए फ्रेंड्स, 1 and 3 ऑप्शन बी इज करेक्ट। माउस की वजह से आज प्रॉब्लम हो रहा है, स्किप कर जा रहा है। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत केंद्रीय बैंक दीर्घ अवधि के सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने के लिए अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग करता है। देखिए फ्रेंड्स, जो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड पेपर्स हैं उनको खरीदने के लिए जो इस शॉर्ट टर्म के हैं उनको बेच दिया जाता है। यही ऑपरेशन ट्विस्ट कहलाता है, जिससे लंबी अवधि के ऋण पत्रों पर ब्याज दरों के निर्धारण में आसानी होती है। ऑपरेशन ट्विस्ट से अल्पकालिक प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में बदल दिया जाता है। ऑपरेशन ट्विस्ट पहली बार देखिए 1961 में अमेरिका, नॉट जापान एंड नॉट इन 1950, डॉलर को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था। तो दूसरा गलत हो जाएगा। अब देखिए बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड पर रिटर्न मिलने वाली धनराशि है। बॉन्ड की कीमत में उतार चढ़ाव से बॉन्ड यील्ड पर विपरीत असर पड़ता है। जब बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड घटता है, और तथा बॉन्ड की कीमत घटती है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ता है। ये वाइसी वर्सा होता है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे। मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो उसे बॉन्ड यील्ड के नाम से भी जाना जा सकता है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किया गया है। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसकी सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। उपयुक्त सभी कथन सही है या गलत है, हमें ये बताना है। देखिए कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। इस राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संदर्भ में इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किया गया था। यह बिल्कुल सही, ये तो हर बार बहुत बार पढ़ा जा चुका है। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन्य और जलवायु पर्यावरण मंत्री द्वारा नहीं की जाती है फ्रेंड्स। और इसकी देखिए के लिए बाध्यकारी नहीं है। आप सलाह दे सकते हैं लेकिन बाध्यकारी नहीं है, तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसी भी चीज में बाध्यकारी होना एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में ये बाध्यकारी का शब्द हम लोग यूज करते हैं। अदरवाइज आप सलाह दे सकते हैं, सरकार या वो विभाग सलाह मान सकता है ना मान सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन वर्ष 2003 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। यह एक सांविधिक संगठन मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है, अतः कथन एक सही है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्य पारिस्थितिकी से संबंधित मामलों में सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। इसकी अध्यक्षता देखिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ना कि किसी विभाग द्वारा। तो दूसरा गलत हो गया। यह निकाय वन्यजीव से जुड़े मामलों तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास निर्माण या अन्य परियोजनाओं की समीक्षा करता है और केंद्र सरकार को देश में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु नीति निर्माण करने एवं उपाय प्रदान करने संबंधी सलाह देता है। देखिए सलाह देता है, इसलिए इसकी प्रकृति परामर्शदात्री है। मैंने बोला एडवाइजरी बॉडी है ये, ना कि बाध्यकारी होगा। इसकी सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। यह सिर्फ सलाह दे सकता है, बता सकता है, सिचुएशन समझा सकता है, क्योंकि यह एडवाइजरी की तरह काम करता है, इसलिए ये बाध्यकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, H1B वीजा के संदर्भ में अभी बहुत न्यूज में रहा है फ्रेंड्स। H1B वीजा और भी अमेरिका के और भी वीजा है, H1B वीजा है, J1 वीजा है। इस टाइप के वीजास को अभी बहुत न्यूज में देखा गया। देखिए क्या बोला जाता है यहाँ, H1B वीजा के बारे में बात किया जा रहा है। H1B वीजा विदेशी कामगारों को अमेरिका यानी कि USA की नागरिकता प्रदान करता है कि ये बात है। अमेरिकी सरकार द्वारा हर वित्तीय वर्ष में अधिकतम H1B वीजा दिए जाने की अधिकतम सीमा 65,000 है। हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ओके,
तो देखिए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है H1 वीजा विदेशी कामगारों को अमेरिका द्वारा दिया जरूर जाता है, लेकिन ये नागरिकता प्रदान नहीं किया जाता। वहां सिर्फ काम करने के लिए ही ये वीजा दिया जाता है, ना कि ये करने के लिए। तो हमसे पूछा है गलत स्टेटमेंट, यानी कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। फिर दूसरा क्या है, अमेरिकी सरकार द्वारा हर वित्तीय वर्ष में अधिकतम H1B वीजा दिए जाने की अधिकतम सीमा 65,000, ये बिल्कुल सही है। इतने सारे वीजास वो कामगारों के लिए जारी करते हैं फ्रेंड्स एवरी फाइनेंशियल ईयर, ये याद रखेंगे। तो हमारा 1 गलत हो जाता है, तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए इज नॉट राइट। H1B वीजा के माध्यम से अन्य देशों के कुशल कामगारों को एक निश्चित अवधि के लिए अस्थायी रूप से, देखिए फ्रेंड्स, ना कि नागरिकता, अस्थायी रूप से अमेरिका में रहकर कार्य करने की अनुमति दी जाती है। नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है। 6 साल, 7 साल, 5 साल, 10 साल या जैसा भी हो उस हिसाब से आपको बुलाया जाता है। वर्तमान में अमेरिकी सरकार द्वारा हर वित्तीय वर्ष में अधिकतम H1B वीजा दिए जाने की अधिकतम सीमा 65,000 सुनिश्चित की गई है। ये दूसरा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा फिशिंग, ये दोनों वर्ड्स हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, क्या ये बात है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी हैं। फिशिंग द्वारा लोगों की गोपनीय जानकारियों को चुराया जाता है। कौन सा कथन सही है हमें बताना है फ्रेंड्स। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1, उपरोक्त सभी। जहां तक मुझे पता है ये 1970 में तो शायद नहीं हुआ है फ्रेंड्स, बाकी दोनों सही लग रहे हैं, तो मुझे ऑप्शन बी पर यकीन है। देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम लोग AI कहते हैं, वो 1950 में स्टार्ट हुआ था, ना कि 1970 में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी, कृत्रिम का मतलब ही, आर्टिफिशियल का मतलब ही बनावटी होता है फ्रेंड्स। तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता, जैसे हम अपने कंप्यूटर में या हम इस तरह से अपने लैब में इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI मशीन फिट कर सकते हैं, जिससे वो किसी भी क्या बोलेंगे, किसी भी तरह के तथ्य जो यूजफुल नहीं हो, अननेसेसरी थिंग्स हो, उसे हटाने में या उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है, इस तरह से। तो ये बनाई गई है, कृत्रिम है, तो ये सही नहीं है। फर्स्ट वाला 1970 में नहीं हुआ, 1950 में हुआ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी हैं, बिल्कुल सही। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए कंप्यूटर सिस्टम, देखिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। उनको जिस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा, प्रोग्रामिंग फिट की जाएगी इस AI में, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। तो देखिए दूसरा सही हो गया। तीसरा है फिशिंग। इस प्रकार के साइबर हमलों, देखिए ये साइबर हमले से फिशिंग रिलेटेड है फ्रेंड्स। लोगों की मोबाइल संदेश या ईमेल इस उद्देश्य से भेजता है ताकि उनकी गोपनीय जानकारियों को चुराया जा सके। देखिए ये हैकिंग का है। उदाहरण के लिए हैकर आपको ऐसा ईमेल भेज सकता है जो किसी विश्वसनीय स्रोत जैसे बैंक अथवा सरकार आदि द्वारा प्रसारित प्रतीत होता है, परंतु असल में वह संदेश ऐसे ही किसी अन्य संदेश की कॉपी होता है, और आप जैसे ही अपनी गोपनीय जानकारियां उसमें भरते हैं, वैसे ही वे जानकारियां हैकर के पास पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भारत में है ही नहीं, जिसके चलते इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी होती है कि भारत का अधिकतम डेटा भारत से बाहर जाता रहता है। तो ये इसी तरह का एक साइबर क्राइम से रिलेटेड है, फिशिंग। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक पहचान मिली, क्या ये बात है? ई ग्राम स्वराज पोर्टल का संबंध भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से है, क्या ये बात है? पंचायती राज का उल्लेख संविधान की समवर्ती सूची में किया गया है, क्या ये बात है? हमें बताना है कौन सा सही है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1, उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो सभी को पता होगा कि 73rd अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में जो हुई थी उसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था, ये बिल्कुल सही है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, जरूरी नहीं है कि अगर ये ग्राम लिखा हुआ है तो ग्रामीण विकास के द्वारा ही होगा, ये पंचायती राज के द्वारा ही पोर्टल बनाया गया है फ्रेंड्स।
और पंचायती राज का उल्लेख संविधान, इसलिए ये गलत हो जाता है कि समवर्ती सूची, नो इट्स नॉट इन कंकरेंट लिस्ट, इट इज इन राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। ओके फ्रेंड्स, ये स्टेट लिस्ट में है। देखिए, तो इसका ऑप्शन सिर्फ सी हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को, देखिए 24 अप्रैल को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक पहचान मिली। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, देखिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय, ना कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है जो सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं यानी कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को तैयार करने एवं क्रियान्वयन के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करने के साथ साथ रियल टाइम निगरानी, मॉनिटरिंग और जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित करेगा। ये सब काम इस पोर्टल के अंतर्गत किया जाएगा फ्रेंड्स, जहां सब आपको एक जगह एकल इंटरफेस के द्वारा मिल जाएगा। तो दूसरा सही नहीं है क्योंकि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं है, पंचायती राज मंत्रालय है। थर्ड इज पंचायती राज का उल्लेख संविधान के राज्य सूची, देखिए संविधान की राज्य सूची 3 लिस्ट होते हैं हमारे शेड्यूल 7 में फ्रेंड्स, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये स्टेट लिस्ट में आता है, ना कि उसमें कंकरेंट में। पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य का विधान मंडल तैयार करता है। देखिए फ्रेंड्स, कौन तैयार करता है ये भी आपको बताया गया है, राज्य का विधान मंडल। वेट अ मिनट, राज्य का विधान मंडल। तो ये तीसरा भी गलत हो जाता है। 1 लाइनर क्वेश्चन फ्रेंड्स, और थोड़ा सा अजब लगेगा इस क्वेश्चन में। देखिए क्या है, हाल ही में समाचारों में आया पद मिल्क टी अलायंस संबंधित, चाय से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कोविड-19 से निपटने के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की एक समूह है। जो मैंने बोले ये चाय से संबंधित है, ये कोविड-19 से तो कतई नहीं होगा। अमेरिकी इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक बोस्टन की पार्टी, टी पार्टी से है नहीं, ये देखिए टी लिखा है बट ये टी पार्टी से संबंधित नहीं है। भारत के चाय उत्पादक राज्यों के एक समूह से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा चीन के खिलाफ शुरू किए गए एक ऑनलाइन अभियान से। तो मिल्क टी अलायंस ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये एक गठबंधन है जो इससे संबंधित है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चीन जहां से चीनी चाय की उत्पत्ति हुई है, चीन को ही ऐसा बोला जाता है कि वो दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, वो दूध के बिना चाय पीते हैं। आइए देखते हैं। मिल्क टी अलायंस एक अनौपचारिक, देखिए ये डी है, अनौपचारिक शब्द है जो सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा गढ़ा गया है। देखिए ये सोशल मीडिया, ये मीडिया के थ्रू है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में चीन को छोड़कर देखिए शेष सभी देशों में दूध के साथ चाय का सेवन किया जाता है, पर चीन में नहीं किया जाता। मैं इसी के बारे में बोल रही थी आपसे कि चीन दूध वाली चाय नहीं पीता है। कोरोना वायरस के उद्भव को लेकर चीन एवं थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के मध्य उपजे विवाद की कारण इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा किया गया था। और इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किस मीडिया ने किया फ्रेंड्स? थाईलैंड के, याद रखेंगे। इस विवाद में थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ताइवान एवं हांगकांग देशों की संप्रभुता का भी समर्थन कर रहे हैं। ताइवान, हांगकांग ये समर्थन कर रहे हैं और साथ ही अपने देश स्वयं के राजनयिक एवं आर्थिक लाभ के लिए तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखिए ये आसपास के अपने क्षेत्रों को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, असम राज्य के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला अम्बुबाची मेला पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। क्या ये बात है? कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण कोच साम्राज्य के राजा नर नारायण ने कराया था। तुलोनी बिया नाम है फ्रेंड्स, ये तुलोनी बिया असम में लड़कियों में नारित्व यानी कि वुमेनहुड की प्राप्ति की एक रस्म है। कौन सा सही है हमें ये बताना है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, केवल 1।
फ्रेंड्स देखिए ये बिल्कुल ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए ये सी है, तीनों बिल्कुल सही है। देखिए क्या क्या है व्याख्या में। असम राज्य के गुवाहाटी शहर में आयोजित होने वाला अंबुबाची मेला देखिए पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है, ये याद रखेंगे। अंबुबाची मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष देखिए डेट याद रखेंगे 21 से 25 जून के मध्य असम के अहर, मतलब ये थर्ड मंथ होता है असम का, उसके हिसाब से है महीने में, जब सूर्य मिथुन राशि में होता है किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामाख्या मंदिर का निर्माण दानव राजा नरकासुर ने करवाया था। कौन करवाया? दानव राजा। ओके फ्रेंड्स, यह मंदिर नीलाचल पहाड़ियों, नीलाचल जो वहां पहाड़ी है, हिल्स के ऊपर अवस्थित है, जिसका उत्तरी भाग ब्रह्मपुत्र नदी के देखिए तटीय ढाल तक जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट तक ये जाता है। किंतु इस मंदिर से संबंधित वर्ष 1565 के बाद के प्राप्त अभिलेखों में इसका पुनर्निर्माण कोच साम्राज्य के, देखिए ये कोच साम्राज्य है के राजा नर नारायणा, देखिए इस तरह से इंग्लिश में जब स्पेलिंग लिखेंगे नर नारायणा हो जाएगा, ने कराया था। तो दूसरा सही है। मान्यता है कि कामाख्या मंदिर में वार्षिक माहवारी एनुअल मेंस्ट्रुएशन को, हाँ वार्षिक माहवारी, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन को चिन्हित करने वाले कर्मकांड आधारित इस त्योहार के कारण भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में असम में मासिक धर्म से जुड़ी वर्ज कम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बताया जाता है। असम में लड़कियों में नारीत्व वुमेनहुड की प्राप्ति एक रस्म के साथ मनाई जाती है, जिसे तुलोनी देखिए बिया कहा जाता है, जिसका अर्थ छोटी शादी है। छोटी शादी किसे कहते हैं ये भी याद, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड। छोटी शादी किसे कहते हैं या छोटी शादी किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये तुलोनी बिया है और ये असम से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंद महासागर से संबंधित है फ्रेंड, इंडियन ओशन कमीशन से रिलेटेड है। देखिए ये अभी बहुत न्यूज में चल रहा है फ्रेंड्स, इसलिए इसके बारे में याद रखेंगे। कोमोरोस, मेडागास्कर, भारत, मॉरिशस, श्रीलंका, इनमें से कौन सा देश हिंद महासागर के अस्थाई, देखिए फिक्स्ड अस्थाई सदस्य हैं? 1 and 4, 1, 2 and 4, 2, 4 and 5, 2, 3 and 4। तो देखिए फ्रेंड्स, जहां तक मुझे पता है इसमें सिर्फ 5 देश हैं जो फिक्स्ड है, अस्थाई रूप से हैं। वो उसमें कोमोरस है, उसमें मेडागास्कर है, उसमें मॉरिशस है, उसमें भारत तो बिल्कुल भी नहीं है और श्रीलंका भी नहीं है। एक और हो गया रियूनियन स्टेट और एक हो गया सेशल्स। तो ये 5 देश हैं जो अस्थाई है। हाँ, भारत और भारत के अलावा 4 देश और, मतलब फिर से टोटल 5 पर्यवेक्षक है, सुपरविजन करते हैं इंडियन ओशन कमीशन की। तो देखिए इसका ऑप्शन हमारा 1, 2 and 4 है। तो 1, 2 and 4 इज मीन बी ऑप्शन। देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में 5 देश, देखिए फ्रेंड 5 देश है, कोमोरस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन जो कि फ्रांस के नियंत्रण में है, और सेशल्स। देखिए ये दोनों एक्स्ट्रा है इसमें और 3 क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो ये है वर्तमान में भारत के अलावा, देखिए भारत के अलावा मतलब भारत है और इसके अलावा और 4 पर्यवेक्षक, 4 पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर, सुपरविजन करते हैं जो देख रेख। चीन, यूरोपियन यूनियन, माल्टा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांकोफोनी, इसका फ्रैंकोफोनी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रैंकोफोनी, OIF भी जिसे हम लोग कहते हैं। ये चारों सुपरविजन करते हैं और एक भारत। तो 5 देश सुपरविजन करते हैं और 5 देश अस्थाई सदस्य हैं। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे IOC के बारे में। औद्योगिक संबंध संहिता अधिनियम 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में बोला जा रहा है फ्रेंड्स, के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में निश्चित अवधि के रोजगार की अवधारणा को वैधानिकता प्रदान करना है। इस अधिनियम में ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के प्रासंगिक प्रावधानों को समाहित किया गया है। इस अधिनियम में अनुबंध अवधि के दौरान श्रमिक
दौरान श्रमिकों को अस्थायी कर्मचारियों की तरह ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने का प्रावधान नहीं है। कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। 1 और 3, 1 और 2, केवल 1, 1, 2 और 3। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नहीं लिखा हुआ है ये नेगेटिव है, तो ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना, चाहे वो अनुबंधित हो चाहे वो परमानेंट हो, कुछ भी हो, उसे वो दिया जाता है, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ नहीं होगा, ये दिया जाता है। और बाकी 1 and 2 आर करेक्ट और 3 इज नॉट करेक्ट। तो 1 and 2 आर करेक्ट, इज इन ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बी है जो 1 and 2 करेक्ट है वो। औद्योगिक संबंध संहिता 2019 देखिए, महत्वपूर्ण विशेषता निश्चित अवधि के रोजगार की अवधारणा को वैधानिकता प्रदान करता है, ये सही है बिल्कुल। औद्योगिक संबंध संहिता 2019 में ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश अधिनियम 1946, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947, ये कल भी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा डिस्प्यूट एक्ट के बारे में, के प्रासंगिक प्रावधानों को मिश्रित, सरलीकृत तथा तर्कसंगत बनाकर समाहित किया गया है। तो कथन 2 बिल्कुल सही है, उसमें ट्रेड यूनियन अधिनियम के बारे में बताया गया था, पूछा गया, तो वो बिल्कुल सही है। बाकी भी याद रखेंगे और 3 चीज इसमें भी समाहित है। इस अधिनियम के तहत कंपनियां श्रमिकों को प्रत्यक्ष तौर पर एक निश्चित अवधि यानी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए अनुबंधित कर सकती है। इस किसी भी टाइम के लिए मतलब एग्रीमेंट करा सकती है कि इतने दिन के लिए आप हमारे साथ काम करेंगे एंड ऑल दैट, उसमें सारा कुछ कंडीशन लिखा रहता है। इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी में 100 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हों तो कर्मचारियों की संख्या में कमी करने हेतु सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। अनुबंध अवधि के दौरान श्रमिकों को अस्थायी कर्मचारियों की तरह ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने का प्रावधान है। ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, 2018 से पहले इसकी संख्या 300 थी, अब इसको घटाकर 100 कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, 300 पहले थी, अब 100 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट का फेवरेट क्वेश्चन, और ये किसी न किसी तरह से रिलेटेड रहेगा आपके एग्जाम से, देखिएगा। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में इसकी सांद्रता में वृद्धि होती है। इसकी सांद्रता प्रत्येक मौसम और प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। ये सारे कंडीशंस बताए जा रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसमें आपतित और निर्गमित दोनों विकिरणों को अवशोषित करने यानी कि ऑब्जर्व करने की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण यह पृथ्वी को गर्म बनाए रखने में एक प्रमुख योगदान करता है। तो ये कौन से ग्रीन हाउस को वर्णित कर रहा है ये बताना है हमें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे हम लोग बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड या जलवाष्प या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। जलवाष्प मीन्स वाटर वेपर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण किसमें होगा, इवेपोरेशन किसमें होता है, वो होता है जलवाष्प में, वाटर वेपर में। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। देखिए ये सी है। सभी कोई बोलते हैं ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्टिव होता है या इफेक्ट डालता है, तो वो गलत है। सबसे ज्यादा कुछ अगर इफेक्ट डालता है तो वो जलवाष्प है, जो 50 to 60% ग्रीन हाउस में समाहित रहता है। तो देखिए, बस उसकी अवधि कम होती है, इसलिए उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। जलवाष्प सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, किंतु इसका जीवन काल बहुत कम, देखिए लगभग 10 दिन होता है। आप एक छोटा सा मैं एग्जांपल, घरेलू एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर हम लोग पानी को बॉइल्ड करते हैं तो उससे जो भाप निकलता है, अगर उसके पानी वो जो पतीला है उसमें अगर ढक्कन है तो उस पे जो जलवाष्प बैठता है उसका जीवन काल कितना लंबा होगा, जब तक पानी ठंडा ना हो जाए। बस सेम इस तरह से ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका जीवन काल कम होता है जलवाष्प का। तो यहाँ पे 10 दिन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी में समुद्र है और वो गर्म और ठंडा होने में उसको टाइम तो लगता है। यह वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनशील गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई में वृद्धि के साथ कम होती जाती है। जितने भी ऊंचाई में जाएंगे वो कम होता जाएगा, उसका परिवर्तनशील होता जाता है।
विषुवत रेखा से ध्रुवों, देखिए ये याद रखें फ्रेंड्स, विषुवत रेखा से ध्रुवों की मतलब पोल्स की ओर, जब इक्वेटर से पोल्स की ओर तब जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा में कमी आ जाती है। इसकी सांद्रता प्रत्येक मौसम और प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है, ये बिल्कुल सही है। कहीं ठंडे इलाके में कुछ होगा, गर्म इलाके में कुछ होगा, मीडियम इलाका जो होगा वहां कुछ होगा, तो हर जगह ये क्षेत्र के हिसाब से बदलते रहती है। या आपतित और निर्गमित दोनों सौर विकिरणों को अवशोषित करती है, तो ये बिल्कुल सी के बारे, जलवाष्प के बारे बोला गया था, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, इंथोरियम के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? यह एक सजावटी पौधा है जो हवा से फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, टाइल्यून, जाइलीन और एलर्जी जैसे हानिकारक वायुजन्य रसायनों को हटाते हैं। क्या ये बात है? ऑप्शन बी है, यह हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली एक सांप की नई प्रजाति है। सी, यह भारतीय चुंबकत्व संस्थान द्वारा आयन मंडलीय इलेक्ट्रॉन घनत्व में खोजा गया एक नया पदार्थ है। डी, इसरो द्वारा कोविड-19 के उपचार हेतु खोजी गई एक नई दवा जिसका परीक्षण किया जाना शेष है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जिस तरह से चल रहा है, पेंडेमिक का एरा है, तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस कोविड-19 के ही देंगे, जो थोड़ा साइंटिफिक टर्म होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उससे रिलेटेड हो। ऐसा कोई भी दवा के बारे में किसी भी न्यूज में नहीं आया है इंथोरियम के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो यह सिंपल सा है, यह एक सजावटी पौधा है जिसे घर में आसानी से सजाया जा सकता है सजावट के रूप में, और वो घर के अंदर जितने भी मतलब जहरीले पदार्थ या फिर इस तरह से हैं उनको हटाता है, घर को की हवा को, आसपास की हवा को शुद्ध रखने में मदद करता है। देखिए ये बिल्कुल ए सही है। इंथोरियम उपयोग घरों के भीतर सजावटी, देखिए घरों के भीतर की बात कर रहा है, घर के बाहर तो बहुत उपाय किए जाते हैं, घर के भीतर भी है, के रूप में किया जाता है। ये दिखने में सुंदर होने के साथ साथ आसपास की हवा को भी शुद्ध करते हैं, और फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, टाइल्यून, जिसे हम लोग देखिए यहाँ पर टॉल्यून लिखा हुआ है, जाइलीन, स्पेलिंग में का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अगर आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी साथ में यूज कर रहे हैं तो प्लीज साइंस में या फिर साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में स्पेलिंग्स पे बहुत ध्यान देंगे। जाइलीन और एलर्जी जैसे हानिकारक वायुजन्य रसायनों को हटाते हैं, हानिकारक पदार्थों को हटाते हैं। हवा से जहरीली पदार्थों को हटाने की विशेषता के कारण नासा, देखिए नासा, ना कि यहाँ पे क्या दिया हुआ था फ्रेंड्स, इसरो, तो मैंने पहले ही बोला ये नासा इसरो से संबंधित नहीं है, हवा शुद्ध करने वाले पौधों की सूची में रखा है, नासा ने इसे उस सूची में रखा है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ने बंगलुरु के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान और देश के समान कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में टिश्यू कल्चर तकनीक के जरिए इसकी अन्य प्रजातियों, जैसे देखिए और भी इसकी क्या प्रजातियां हैं, डोरा, जॉर्ज, जेवी पिंक, जेवी रेड, ये इस तरह के जैसे अत्यधिक बाजार मूल्य वाली कीमतों का बड़े पैमानों पर उत्पादन करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। ये कॉस्टली होते हैं फ्रेंड्स, और ये सजावटी पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या इस सूचकांक में डेनमार्क को पहला और भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है, कि ये बात है। यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, मतलब जो रिपोर्टर्स होते हैं वो किसी बॉर्डर को नहीं मानते, उस पर बात करता है, नामक गैर सरकारी संस्थान मतलब एनजीओ द्वारा जारी किया जाता है, कि ये बात है। कौन सा कथन सही नहीं है हमें वो बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो हम लोग अगर प्रेस की बात की जा रही है तो ये बिल्कुल सही हो जाता है फ्रेंड्स कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो जो रिपोर्टर्स होते हैं वो बॉर्डर्स नहीं देखते हैं, और ये एनजीओ के अंदर मतलब एनजीओ के द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल सही है। देखिए इस सूचना में डेनमार्क को पहला और भारत को 142वां स्थान 2020 में मिला है, बिल्कुल सही है। 2019 में 140वां स्थान में था भारत। तो मैंने आपको बार बार बोला है कि जब भी इस तरह के रिपोर्ट्स आए तो उसे हम लोग पिछले साल या फिर पिछले रिपोर्ट से रिलेट करके जरूर देखेंगे कि हमारी पोजीशन कहाँ है, और डेनमार्क को पहला स्थान नहीं मिला है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये गलत हो जाता है। नॉर्वे को पहला स्थान मिला है, तो ये आधा सही है आधा गलत है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट गलत हो गया। कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है।
देखिए ये सही नहीं है। हाल ही में जारी 180 टोटल 180 देश हैं फ्रेंड्स, उसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 142वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि बीते वर्ष यानी 2019 की बात करा सूचकांक में 140वें स्थान पर था। इस सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे, देखिए जो 2019 में भी पहले स्थान में था, ना कि डेनमार्क है। ओके, डेनमार्क नहीं है, डेनमार्क 3rd नंबर में आता है फ्रेंड्स, और नॉर्वे 1st नंबर में दोनों साल है। इसके अतिरिक्त दूसरा स्थान देखिए फिनलैंड, और तीसरा स्थान है डेनमार्क का 3rd, यहाँ देखिए 3rd स्थान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष देखिए एवरी ईयर ये जारी किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSP जिसे बोलते हैं द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रथम संस्करण 2002, ये याद रखेंगे, प्रथम संस्करण का प्रकाशित हुआ था तो 2002 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी सिंपल वन लाइनर, हाल ही में चर्चा में रही उषा गांगुली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? उषा गांगुली बहुत फेमस है फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। शतरंज, चित्रकला, राजनीति और थिएटर। शतरंज और राजनीति तो बिल्कुल भी कट हो जाएगा, अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है तो वो B and D में, बट ये थिएटर से संबंधित है फ्रेंड्स। इनकी एक थिएटर है गुड़िया नाम की, मतलब गुड़िया घर नाम की, वो बहुत फेमस हुई थी। देखिए अब ये इनका निधन हो चुका है लेकिन न्यूज में है। D ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब ये थिएटर से संबंधित है। प्रसिद्ध रंगकर्मी उषा गांगुली का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ध्यातव्य है कि उषा गांगुली का जन्म 1945 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता से पूरी की थी, और फिर उन्होंने अपनी शिक्षा के पश्चात वहीं पे अपना करियर भी चूज कर लिया था। कोलकाता से शिक्षा पूरी करने के पश्चात उन्होंने कोलकाता को ही अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना और वहां हिंदी थिएटर को स्थापित किया। उषा गांगुली को वर्ष 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये ईयर बुक में साफ साफ लिखा रहता है इस अवार्ड के बारे में, किसको किस कब मिला है। अब भी क्योंकि उषा गांगुली का देहांत हो गया है तो इसलिए ये क्वेश्चन को डाला गया है, तो हो सके आप इसके बारे में पढ़ लें, यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, हो सके ये क्वेश्चन से में आ सकता है, संबंधित है, कब क्या मिला, कब उनका जन्म हुआ, या इस तरह से स्टेटमेंट वाइज। इसके अतिरिक्त उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा देखिए गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में भी सम्मानित किया गया था, तो डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक पीठ जिसे हम लोग बेंचेस बोलते हैं पीठ को, वो उसकी बात कर रहा है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय एपेक्स बॉडी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ये बोला गया 143 के अंतर्गत आता है क्या? अनुच्छेद 143 के अधीन मामलों की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा, क्या ये बात है? इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में गठित संवैधानिक पीठ में 13 न्यायाधीश थे। कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो मुझे जहां तक पता है मैं सबसे पहले इसे कट कर दूंगी। देखिए 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और 1, 2 and 3। तो अगर इसे कट करते ही मुझे पता चल जाएगा कि ऑप्शन 1 and 2 है। और चूंकि जब हम लोग पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये जब सारे केसेस का हवाला दिया जाता है तो उसमें हम लोग ये पढ़ सकते हैं, ये पता होना चाहिए कि किसमें क्या था। देखिए क्योंकि ये मैंने इसलिए कट कर दिया कि ये 13 जजों की जो पीठ बेंच थी वो केशवानंद भारती केस में थी, ना कि इंदिरा साहनी में थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। इंदिरा साहनी में 9 जजेस के बेंच थे। ओके, और ये 13 आज तक, फिर ये सबसे आई थिंक सबसे लास्ट ज्यादा 13 ही हुए हैं, इसके बाद से अभी तक बेंचेस नहीं, मतलब जजों की बेंच में 13 से ज्यादा जज नहीं बैठे, और ये दोनों बिल्कुल सही है। तो अगर आपको सिर्फ एक भी पता होगा तो आप आंसर कर लीजिएगा। देखिए ए अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श संबंधी प्रावधान किए गए हैं, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय से जो राष्ट्रपति लेता है परामर्श वो किसमें है? आर्टिकल 143 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार संविधान की व्याख्या के रूप में यदि किसी का कोई सारवन
प्रश्न निहित हो तो उसका निश्चय करने अथवा अनुच्छेद 143 के अधीन मामलों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा, ऐसा कहा गया है, जिसमें कम से कम देखिए कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। ये किसके 143 के 145 के अनुसार होता है, और इसमें जो न्यायाधीश की पीठ बैठाई जाती है वो 143 के अधीन होती है। फिर है इसमें संवैधानिक पीठ, इसलिए ये दूसरा सही है। संवैधानिक पीठ में 5 से कम न्यायाधीश भी हो सकते हैं, जैसे केशवानंद भारती केस में गठित संवैधानिक पीठ में 13 न्यायाधीश, जबकि इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार में 9 न्यायाधीश है। यहाँ प्रोविजन 143 में कितना है फ्रेंड्स, कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे, लेकिन संवैधानिक पीठ में 5 से कम भी न्यायाधीश हो सकते हैं, ऐसा भी प्रोविजन है। तो मैंने बोला इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में 9 जजेस थे और केशवानंद में 13 थे। क्वेश्चन नंबर 16, अंतरराष्ट्रीय पहल, यहाँ पर पहल लिखा गया है, इट्स पहल। और मुख्य विषय क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसों में कमी करना का ये बात है। सेंदाई फ्रेमवर्क, आपदा प्रबंधन, पृथ्वी दिवस, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। कौन सा सही है? देखिए फ्रेंड्स, ये सारे तो सुनने में सही लग रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। 1 and 3, 1 and 2, केवल 3 के सारे 1 and 2, 1, 2 and 3। क्योटो प्रोटोकॉल तो बिल्कुल सही है, ग्रीन हाउस से संबंधित है फ्रेंड्स। UNFCCC जिसे हम लोग बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके, UNFCCC से संबंधित है। सेंदाई फ्रेमवर्क, ये भी आपदा प्रबंधन से है। पृथ्वी दिवस, तो हम लोग पृथ्वी दिवस क्यों मनाते हैं फ्रेंड्स? अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए ना, ताकि लोगों को जागरूक कर सके कि हमें अपने आसपास के माहौल को या अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा कर रखना है। तो ये तीनों बिल्कुल सही है। देखिए टी, क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा हुआ, देखिए मैंने बोला ये UNFCCC से जुड़ा हुआ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके, CCC कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड में कमी सम्मिलित है। इन सब का उत्सर्जन कम करना है 6 ग्रीन हाउस गैसेस को, तो उसके बारे में ये कन्वेंशन है फ्रेंड्स, के प्रति पक्षकारों को प्रतिबद्ध करता है। यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में वर्ष 1997 में, देखिए इसलिए इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, जापान के क्योटो में 1997 में अपनाया गया तथा वर्ष 2005 में प्रभाव में आया। इसके प्रथम चरण वर्ष 2008 से 12 के अंतर्गत औद्योगिक रूप से विकसित देशों को अपने हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को वर्ष 1990 की तुलना में 5% कम करना था, जबकि दूसरे चरण में 2013 से 20 में 18% कम करने की बात की गई है। तो ये पहला जो है वो बिल्कुल सही है। उस कन्वेंशन में क्या क्या बात हुई है फ्रेंड्स वो बताया गया है, तो आप इसे प्लीज याद रखें। सेंदाई फ्रेमवर्क, देखिए 2015 से 2030 को जापान के सेंदाई मियागी में वर्ष 2015 में आयोजित, ये 15 साल के लिए है, आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन इनकी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में अपनाया गया था। इस महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क का उद्देश्य 2030 तक आपदाओं के कारण महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान और प्रभावित लोगों की संख्या को कम करना है। जैसा कि पता है जापान में हमेशा भूकंप या फिर आपदाएं आती रहती हैं, तो ये उसी से संबंधी एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सॉरी तो ये आपदा से संबंधित है। सेंदाई फ्रेमवर्क ये बिल्कुल सही है, 15 साल के लिए बनाया गया है। पृथ्वी दिवस, देखिए फ्रेंड्स ये हम लोग हर साल 22 अप्रैल को मनाते हैं, अर्थ डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पृथ्वी दिवस का उद्देश्य ही यही होता है फ्रेंड्स।
इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में अमेरिकी सेनेटर गैलोर्ड नेल्सन ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1970 में। किसने किया है? सेनेटर मतलब अमेरिकी सेनेटर है वो गैलोर्ड नेल्सन के नाम से हम लोग याद रखेंगे। बिग बैंग संकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संकल्पना के अनुसार बिग बैंग की घटना 13.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा स्थिर अवस्था में रहता है। बिग बैंग के प्रारंभिक समय में हल्के तत्वों का निर्माण हुआ था। कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है। 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। देखिए फ्रेंड्स, ये बिग बैंग के प्रारंभिक समय में हल्के तत्वों का निर्माण हुआ था, ये बिल्कुल सही है, तो 3 वाले कट हो जाते हैं। अब बचा कि इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा स्थिर अवस्था, क्या ये है स्टेडी स्टेट में रहता है? नहीं, ये स्थिर अवस्था में नहीं रहता, तो ये गलत हो गया। तो अगर 2 वाला गलत है तो देखिए 1 देखते हैं। संकल्पना बिग बैंग की घटना 13.7 नहीं, ये उस टाइम ब्रह्मांड की रचना या इस तरह से बात हो रही थी फ्रेंड्स, तो ये बिग बैंग नहीं होगा उसमें। तो देखिए 1 और 2 मतलब दोनों गलत है, हमें गलत बताना था। ए ऑप्शन इज राइट। देखिए ए ऑप्शन इज राइट। बिग बैंग संकल्पना, देखिए ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई है इसके बारे में दिया गया है 13.7 मिलियन वर्ष पूर्व फ्रेंड, ना कि बिग बैंग के बारे में, तो ये गलत हो जाता है। बिग बैंग संकल्पना को विस्तारित ब्रह्मांड संकल्पना, ना कि स्टेडी स्टेट कहा जाता है। विस्तारित, ये फैलता रहता है, रुका हुआ नहीं है, स्थिर नहीं है, भी कहा जाता है, क्योंकि इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड का निरंतर देखिए विस्तार हो रहा है। बिग बैंग के प्रारंभिक मिनटों में हल्के तत्वों, देखिए स्टार्टिंग में, जैसे ड्यूटेरियम हीलियम और लिथियम, ये 4 है, जैसे ड्यूटेरियम, हीलियम और लिथियम, 3 गैस है, तत्व है, का निर्माण हुआ, जबकि हीलियम से भारी तत्वों का निर्माण बाद के क्रम में हुआ। स्टार्टिंग में हीलियम, जैसे कि हम लोग जानते हैं, सबसे हल्का होता है, हल्का तत्व है, तो उसके बाद जो भी भारी हुए हैं वो उसके बाद हुए हैं। तो सब जब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रारंभिक समय, देखिए प्रारंभिक समय, तो उसमें हल्के तत्व ही शामिल है। क्रम में हुआ क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारी तत्वों का निर्माण तारों के आंतरिक भागों या कोर में होता है। ठीक है, तो तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 18, कभी कभी समाचारों में उल्लेखित पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किससे के साथ संबंधित है? प्रच्छन्न मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी, तेल, ऑयल, अंतरिक्ष स्टेशन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑयल से संबंधित है। अभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, प्रच्छन्न मुद्रा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हुई है, बहुत ज्यादा ही इसके बारे में न्यूज में है, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल दैट, इस तरह से किसको रखा जाए नहीं रखा जाए वर्चुअल करेंसी, इस तरह से। तो इस अगर न्यूज में रहता तो इस है तो ये वर्ड का जरूर यूज होता है, बट वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के बारे में क्रिप्टो करेंसी में कोई बात नहीं है, तो ये बिल्कुल भी उससे संबंधित नहीं है। अंतरिक्ष स्टेशन से किसी भी तरह का लेना देना नहीं है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, ये तेल से संबंधित है। देखिए सिंपल था, 1 लाइनर क्वेश्चन था। वेस्ट क्रूड इंटरमीडिएट, क्रूड ऑयल के विशेष क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो मुख्यतः अमेरिका में अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 1 लाइनर था। क्वेश्चन नंबर 19, असंगठित क्षेत्र और प्रवासी मजदूरों, इनके बारे में, माइग्रेटरी लेबर्स के बारे में बोला गया फ्रेंड्स, जो अभी कोविड-19 के चलते काफी न्यूज में है। तो आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के तहत अन्य राज्यों से आए सभी प्रवासी मजदूरों को शामिल किया गया है। अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 10 से कम प्रवासी कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू नहीं होता है। या तीसरा है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत यूनिक वर्कर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर युक्त पहचान पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है। देखिए
ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन की बात कही गई है, ये बिल्कुल सही है। तो अगर 3 सही है तो हम लोग 3 वाला कट कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन है 1 2 2 3 1 3 1 2 एंड 3। तो 3 वाले अगर हम कट कर देते हैं फ्रेंड्स तो सिर्फ बचा 1 एंड 2। देखिए ये 1979 के सभी अन्य सभी प्रवासियों ने जो मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर है तो उसके अंडर में जो भी ये काम करेगा ये उसी से रिलेटेड होगा, तो सभी तो नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर 5 से कम है। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों गलत हो जाता है। देखिए ये है 1 एंड 2 जो गलत है। अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के तहत किसी ठेकेदार, देखिए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा या ठेकेदार के माध्यम से भर्ती किए गए प्रवासी मजदूरों को ही शामिल किया जाता है, ना कि सभी। वैसे भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी के अंडर में जाना होगा। आप स्वयं से कहीं भी काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है या फिर काम नहीं भी मिल सकता है। तो इसलिए उसमें सभी, जो सभी वर्ड है वो गलत हो जाता है। अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979, देखिए 5 से कम प्रवासी कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू नहीं होता। वहाँ क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत यूनिक वर्कर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की युक्त पहचान पत्र प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1976 के तहत पंजीकृत किया गया है, क्या ये बात है? नैनो मिशन के अंतर्गत नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हैं। कौन सा कथन सही नहीं है हमें ये बताना है फ्रेंड्स। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए ये जो नैनो मिशन के अंतर्गत नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही है। इसका पंजीकरण 1976 के अंतर्गत नहीं हुआ है, तो ए गलत हो जाता है। देखिए ए इज नॉट करेक्ट, 1860 उसका आंसर होगा। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है, कथन एक सही नहीं है। मोहाली जो कि पंजाब स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST जिसे हम लोग बोलते हैं के तहत एक स्वायत्त ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना भारत में नैनो मिशन के अंतर्गत नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है, तो ऑप्शन 2 सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा प्लीज लाइक एंड शेयर करके जरूर बताएं। कमेंट में अपने सजेशंस जरूर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।